हम बात करेंगे भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज क्या है? देखिए, भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हैं। समाज क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बोलें तो समाज शब्द का प्रयोग है सामान्यतः व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। कई बार समाज शब्द का प्रयोग नियमों, कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था के संदर्भ में भी हम कर सकते हैं। समाजशास्त्र को छोड़कर के अन्य विषयों में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु समाजशास्त्र में समाज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी धारणा है। वास्तव में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह जिनकी संस्कृति, व्यवहार के तौर तरीके आदि के स्तर पर समानता देखी जाती है या जिनके मध्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक संबंध पाया जाता है, उसे हम समाज कहते हैं। सामान्य शब्दों में समाज का आशय सामाजिक संबंधों के जंजाल को कहा जाता है। किसी भी समाज का विषय या किसी भी समाज का विकास है एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में समाज का निर्माण किया गया है। आरंभिक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण समाज का विकास है वो अत्यंत धीमी गति से हुआ था, परंतु धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। उसके अनुरूप समूह, समुदाय, समिति, संस्था, संगठन आदि का निर्माण होता गया और इसी ने मनुष्य के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को समाज कहा है। किसी भी समाज को एक पृथक पहचान प्रदान करने, निरंतरता और स्थायित्व प्रदान करने में संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक ज्ञात सभ्यता के रूप में भारतीय समाज का विकास पिछले 5-6 हज़ार वर्षों में हुआ है। इस अवधि में दुनिया के विभिन्न समाजों, संस्कृतियों, सभ्यताओं आदि से इसका परिचय हुआ है। फिर भी इसके बावजूद इसकी उपस्थिति आज भी बनी हुई है। इसमें संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कृति जो है एक जटिल समग्र है। इसमें विचार, विश्वास, परंपरा, रीति रिवाज आदि पाए जाते हैं जो व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है, सीखता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर के किसी भी सामाजिक व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करती है। संस्कृति के स्वरूप क्या क्या होते हैं? भौतिक स्वरूप होता है, संस्कृति अभौतिक होती है। संस्कृति के भौतिक स्वरूप को ही हम सभ्यता कहते हैं, अर्थात सभ्यता पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति के अभौतिक पक्ष में आपके विचार आ जाते हैं, प्रथा आ जाती है, परंपरा आता है, रीति रिवाज आते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में अगर हम अंतर की बात करें तो संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है। इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष आते हैं। सभ्यता में आपका एक संघीय अवधारणा है, इसमें सिर्फ भौतिक पक्ष ही आता है। संस्कृति में मूर्त और अमूर्त दोनों आते हैं, जबकि सभ्यता में सिर्फ मूर्त आता है। संस्कृति आपकी परिवर्तनशील है और नित्य है, जबकि सभ्यता भी आपकी परिवर्तनशील है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सभ्यता भी बदल जाती है। और संस्कृति जो है ये मानव जीवन के समग्र पक्ष भौतिक और अभौतिक दोनों से जुड़ा हुआ है। सभ्यता आपके मानव जीवन को सुखमय बनाता है और संस्कृति का जनरली अविनाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। और जबकि सभ्यता है आपकी विनष्टशील होती है, सभ्यता आपकी ख़त्म हो जाती है। और अगर हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संस्कृतियों की पहली विशेषता, जो प्रमुख विशेषता है, वो अनुकूलनशीलता है। भारतीय संस्कृति में अनुकूलनशीलता विद्यमान है, यानी काल से लेकर के वर्तमान तक विश्व की कई संस्कृतियां, समाजों और सभ्यताओं से इसका परिचय हुआ है। वास्तव में भारतीय समाज में पिछले 5-6 हज़ार वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम है और इस अवधि में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से इसका साक्षात्कार हुआ है और बहुतों में इसको प्रभावित करने की कोशिश की है, तो इनमें से बहुत को इसने प्रभावित भी किया है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में अनुकूलनशीलता की प्रवृत्ति रही है। समय समय पर इसमें स्वयं को आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया है। अध्यात्म और भौतिकता के मध्य संतुलन पर आधारित भारतीय संस्कृति में कठोरता के स्थान पर लचीलापन और इसकी विशिष्ट विशेषता है। इसमें अध्यात्म और भौतिकता के मध्य संतुलन बनाया गया है।
प्राचीनता और स्थायित्व की अगर बात करें, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वोत्तम प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। दुनिया की कई संस्कृतियाँ और सभ्यताएं अपने दौर में फली फूली और अपने उत्कर्ष पर गई और फिर ख़त्म हो गई, किंतु भारतीय समाज और संस्कृति में चिरकाल से स्थायित्व बना हुआ है। सामाजिक संस्कृति है भारतीय संस्कृति जो है। सामाजिक संस्कृति का तात्पर्य दो या दो से अधिक संस्कृतियों को मिलकर एक हो जाने वाली संस्कृति से है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न जनजातियाँ, संस्कृतियाँ, विभिन्न धार्मिक संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रजाति संस्कृति आदियों का समावेश यहाँ पर दिखाई देता है। धर्म की प्रधानता है। विश्व की अन्य संस्कृतियों की तरह भारतीय संस्कृति में किसी धर्म विशेष का प्रधानता नहीं रही है। वास्तव में धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जो धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जिसका धारण किया जाए वही धर्म है। यहाँ उच्च नैतिक गुण और मूल्यों को धारण करने की बात कही गई है, ना कि केवल धारण करना, बल्कि उसके अनुरूप व्यवहार करने पर भी यहाँ पर बल दिया गया है। सहिष्णुता की यहाँ पर बात की गई है। सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ होता है सहन करने की क्षमता या शक्ति होना। भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव का विचार समावेश रहा है, जो कि एक साथ सभी धर्मों के विचार, मान्यताओं आदि को स्वीकार करती है, अर्थात उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता यहाँ पर देता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति में भिन्न भिन्न धर्मों, विचारों, मान्यताओं को अपने में समावेश किया है और हमेशा ही उनके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल दिया है। यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। समाज के प्रकारों की बात करें, मोटे तौर पर पूरी दुनिया में समाज को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: परंपरागत समाज, आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज। परंपरागत समाज की अगर बात करें तो समाज का ऐसा प्रकार जिसमें धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज आदि की प्रधानता होती है, जहाँ कृषि प्रधान आर्थिक संरचना, संयुक्त परिवार की उपस्थिति हो, उसे परंपरागत समाज कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज। आधुनिक समाज की बात करें, समाज का ऐसा प्रकार जहाँ तर्क, बुद्धि, विज्ञान, चिंतन आदि की प्रधानता होती है, जहाँ आधुनिक मूल्यों और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आदि की उपस्थिति हो, जहाँ कृषि के साथ साथ विनिर्माण उद्योग की प्रधानता हो, उसे आधुनिक समाज कहते हैं। उदाहरण के लिए नगरीय जो समाज है। और एक उत्तर आधुनिक समाज होता है समाज का एक ऐसा प्रकार जहाँ तर्क, बौद्धिक चिंतन, ज्ञान का अस्तित्व, विकास हर क्षेत्र में देखा जाता है, जहाँ भौतिकवादी, व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी मूल्यों की अधिक प्रधानता हो, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भोग विलासता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। ऐसे समाज को उत्तर आधुनिक समाज की संज्ञा दी जाती है और इसको हम विकसित देशों का समाज हम कह सकते हैं। अगर हम अध्ययन की बात करें, जैसे परंपरागत समाज में धर्म क्या है, धर्म की प्रधानता है। आधुनिक समाज में धर्म के साथ साथ धर्म में मूल्यों की प्रधानता है। उत्तर आधुनिक समाज में धर्म को लेकर एक आधुनिक सोच का विकास है, धर्म का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाता है। परिवार की बात करें तो परंपरागत समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता है, आधुनिक समाज में नाविक परिवार की प्रधानता है और उत्तर आधुनिक समाज में नाविक परिवार या परिवार के नए नए स्वरूपों की स्थिति हमें मिलती है। परंपरागत समाज में विवाह की बात करें, एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह को स्वीकृति मिलती है, व्यवहार में स्थायित्व रहता है, जो भी विवाह होता है उसमें स्थायित्व रहता है। आधुनिक समाज में विवाह एक प्रकार का समझौता होता है और उत्तर आधुनिक समाज में विवाह के नवीन स्वरूपों की उपस्थिति हमें मिलती है। सामूहिकता की बात करें तो परंपरागत समाज में सामूहिकता के मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है, आधुनिक समाज में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है और उत्तर आधुनिक समाज में चरम स्तर की व्यक्तिवादिता है। परंपरागत समाज की बात करें तो कृषि प्रधान आर्थिक संरचना है, आर्थिक संरचना जो है कृषि प्रधान आर्थिक संरचना है परंपरागत समाज में। आधुनिक समाज में कृषि के साथ साथ सेवा, विनिर्माण आदि की उपस्थिति होती है और उत्तर आधुनिक समाज में सेवा क्षेत्र, उद्योगों की उपस्थिति की प्रधानता है। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करें, परंपरागत भारतीय समाज की प्रमुख जो विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता। परंपरागत भारतीय समाज एक धर्म प्रधान समाज रहा है, जहाँ धर्म ने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय परंपरा में धर्म का संदर्भ मजहब, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के रूप में नहीं रहा है। धर्म शब्द की उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, या कहा गया है कि धार्यति इति धर्म, अर्थात जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। उच्च नैतिक गुण मूल्यों की धारणा करते हुए सामाजिक जीवन का संचालन करना, जो कर्तव्य पालन पर आधारित हो, धर्म कहलाता है। भारतीय परंपरा में ईश्वर का आगमन एक परिवर्ती घटना है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सुदृढ़ नहीं होता है कि वह सदैव नैतिकता के आधार पर सामाजिक व्यवहार करे। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय परंपरा में धर्म में ईश्वर जैसी सत्ता को स्थापित किया गया है, ताकि लोग
उनकी वैसे नैतिकता का आधार पर सामाजिक जीवन संचालित कर सके। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की उपस्थिति की बात करें तो भारतीय समाज में उत्तर वैदिक समाज से पूर्व एक संकीर्ण वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था जो गुणों और कर्मों के आधार पर थी। प्राचीन भारत में चतुवर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्रों की स्थान दिया गया। हालांकि प्रारंभिक समाज में इन 4 वर्णों के मध्य कोई संस्तर नहीं था जिसमें गतिशीलता विद्यमान थी। कालांतर में यही वर्ण व्यवस्था है एक संकीर्ण जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अब जैसे भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हमारी जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक युग में भारतीय समाज में प्रचलित रही है। जाति व्यवस्था में समाज के सदस्यों को जातियों के आधार पर धर्म संबंधित मान्यताओं के कारण ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित किया गया। जो जातियां जितने ऊंचे क्रम पर स्थित थी उन्हें उसी प्रकार के विशेष अधिकार, सम्मान आदि प्राप्त थे, जबकि निम्न सोपान पर स्थित जातियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जीवन में अधिकारों से वंचित किया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर जाति व्यवस्था एक सामाजिक प्रथा के रूप में स्वीकार कर ली गई और इस प्रथा के कारण ये जो प्रथा बनी इसके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग है न केवल अपने सामाजिक अधिकारों से वंचित हुआ बल्कि मानव होने के नाते उसे मानव अधिकारों से भी वंचना यहाँ पर मिली है। जाति व्यवस्था एक शोषण, अन्याय और असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था रही है जिसके कारण भारतीय समाज में विभिन्न समस्याओं की उपस्थिति देखी गई है। जाति की विशेषताओं की बात करें तो इसमें सदस्यता जन्म पर आधारित होती थी। निश्चित जाति का एक निश्चित व्यवसाय और पैसा होता था। जाति एक अंत विवाही समूह था अर्थात जाति के सदस्यों का विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में किया जाता था। संस्तरण या पद सोपान क्रम ऊंच नीच की धारणा पर आधारित जाति व्यवस्था का विशिष्ट लक्षण है। जातियों में सामाजिक जीवन, खान पान के निश्चित सामाजिक नियमों की उपस्थिति होती है। जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन पैदा करती है। जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, जाति के सामाजिक महत्व प्रतिष्ठा में पहले की तुलना में गिरावट आई है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारक सिर्फ जाति नहीं बल्कि उसके कई आधार जैसे शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक होने लगे हैं। अंतर जातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा है। जातिगत भेदभाव और असमानता, शोषण, अन्याय, छुआछूत आदि में पहले की तुलना में व्यापक सुधार हुआ है। जाति सामाजिक जीवन की तुलना में राजनीतिक जीवन या क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक हुए हैं। निश्चित व्यवसाय संबंधित जातिगत मान्यता में व्यापक कमी आई है। निम्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक जीवन में खान पान, सामान्य व्यवहार से संबंधित जातिगत नियमों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, धर्म सुधार आंदोलन चले हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ है, संवैधानिक और विधिक व्यवस्था हुई है, लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रणाली बढ़ी है, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के कारण जातिगत मानसिक सोच में बदलाव हुआ है, राज्य प्रायोजित विकास प्रेरित नीतियाँ हैं, कार्यक्रम, योजनाएं आदि का जमीनी स्तर पर संचालन हुआ है, जाति आधारित आरक्षण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाएं यहाँ पर हुई हैं। जाति व्यवस्था के गुण दोषों की अगर बात करें, जाति व्यवस्था सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा और पहचान प्रदान करती है। यह व्यवस्था कार्य संबंधी विशिष्टता का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण और संरक्षण करती है। जाति व्यवस्था सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, प्रथा, परंपरा, जीवन शैली आदि के कारण जाति बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज के निर्माण में सहायक होती है। समाज को स्थिर पर्यावरण प्रदान करने में सहायक होती है। जातिगत एकता व भाईचारे के कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में मदद होती है। दोष हानियों की बात करें अगर जाति की, तो सामाजिक असमानता होती है। जाति व्यवस्था एक पदानुक्रम लागू करती है जिससे असमान अवसर और भेदभाव होता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। निचली जातियों के साथ व्यवस्थित दुर्व्यवहार मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। आर्थिक असंतुलन पैदा करता है। निजी जातियों को अक्सर सीमित नौकरियों की संभावनाएं और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। सामाजिक विखंडन पैदा करता है। जाति आधारित पहचान विभाजन को बढ़ावा देती है और सामाजिक एकता में बाधा करती है। प्रगति का प्रतिरोध होता है। कठोर भूमिकाएं कौशल विकास की सीमित करती हैं और सामाजिक उन्नति में बाधा करती हैं। जाति व्यवस्था की निरंतरता के कारण क्या हैं? सामाजिक जीवन में जाति की निरंतरता के कारण की बात करें तो सामाजिक जीवन में जाति की निरंतरता बनी हुई है। उसकी निरंतरता को बनाए रखने में कुछ कारक जो हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि विवाह के क्षेत्र में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होना, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जातिगत धारणा का बच्चों में आरोपण किया जाना, सामाजिक जीवन में प्रचलित जातिगत धारणाएं जाति की निरंतरता को बनाए हुए हैं।
आर्थिक क्षेत्र में जाति का प्रभावी उपस्थिति है। जाति को भारतीय समाज में निरंतरता प्रदान करने में आर्थिक क्षेत्र में परंपरागत व्यवसाय करने वाली जातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि निश्चित व्यवसाय संबंधित जातिगत धारणा का वर्तमान में कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक क्षेत्र में आज भी अधिकांश जातियां अपने परंपरागत व्यवसाय को ही करने में देखी जाती हैं। राजनीतिक प्रणाली के द्वारा जाति को संरक्षण और इसको संवर्धन मिलता है। जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था भी राजनीति में की जाती है। जैसे जाति व्यवस्था की भविष्य की अगर बात करें तो समकालीन भारतीय समाज में पहले की तुलना में जाति के महत्व और प्रभाव में व्यापक कमी देखी गई है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, विधि के शासन, संवैधानिक व्यवस्था, शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता आदि के स्तर में वृद्धि के कारण पहले की तुलना में जातिगत मनोवृत्ति, मानसिकता आदि में बदलाव हुआ है। वर्तमान में जाति के भविष्य को लेकर के बहुत सारे संदर्भ दिखाई पड़ते हैं। हाल ही के वर्षों में राजनीति के क्षेत्र में जाति के बढ़ते महत्व से जाति का नवजीवन प्रदान किया है। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में इसका उन्मूलन संभव नहीं है। हालांकि हाल ही के वर्षों में जाति के स्थान पर वर्ग व्यवस्था के प्रचलन के कारण जाति के प्रभाव में बहुत कमी देखी गई है। वर्ग मूलतः एक आर्थिक संकल्पना या अवधारणा है जिसमें आय के स्तर पर भिन्नता के आधार पर समाज को उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित किया गया है। तो जाति और वर्ग में अगर हम अंतर देखें, जाति एक सामाजिक अवधारणा है जिसमें जाति के आधार पर समाज का विभाजन एक श्रेणी क्रम में किया गया है। वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है जिसमें समाज के सदस्यों को आय के स्रोतों की भिन्नता के आधार पर उच्च नीच के क्रम में स्थापित किया गया है। जाति जन्म और आनुवंशिकता पर आधारित होती है। वर्ग योग्यता, क्षमता, गुण, शिक्षा, कौशल आदि पर आधारित होता है। जाति एक बंद समाज की विशेषता है। वर्ग एक खुले प्रगतिशील समाज की विशेषता है। जाति खान पान, सामाजिक जीवन के निश्चित नियमों की उपस्थिति होती है और वर्ग में सामाजिक जीवन के नियमों जैसा कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जाति एक अंत वैवाहिक समूह होता है जबकि वर्ग में विवाह को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। जाति का आधार धार्मिक होता है, सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, जबकि वर्ग का आधार सिर्फ आर्थिक होता है। जाति में निश्चित व्यवसाय संबंधी मान्यताओं को इसमें उपस्थित रखी होती है, जबकि वर्ग में इसमें व्यवसाय को लेकर कोई निश्चित मान्यता नहीं होती है। यदि भारतीय समाज की वर्ग संरचना का गहराई से अवलोकन किया जाए तो उसमें जाति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यद्यपि उच्च वर्ग में सभी जातियों के लोग शामिल हैं, परंतु उच्च वर्ग में अन्य जातियों की तुलना में उच्च जातियों की प्रतिशतता अधिक है। इसी प्रकार निम्न वर्ग में सभी जातियों के लोग शामिल हैं, इसके बावजूद निम्न जातियों की प्रतिशतता में अधिक देखी जाती है। वर्तमान में जाति के महत्व में कमी के बावजूद समकालीन भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता सामाजिक आर्थिक जीवन में अभी भी बनी हुई है। जाति संबंधित समकालीन मुद्दों की बात करें तो जाति आधारित सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने के लाभ देखें। पहले विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों की पहचान संभव होगी। विकास प्रक्रिया में लाभान्वित और अपेक्षित जातियों की पहचान संभव होगी। विभिन्न जातियों की महिलाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। जाति संबंधित विभिन्न आंकड़ों के आधार पर विकास प्रेरित नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं निर्माण संभव है। जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा संभव होगी। हानि की बात करें, जाति के आधार पर राजनीति के अत्यधिक विस्तार की संभावना पैदा होगी। जाति आधारित आरक्षण की मांग से एक नए विवाद का जन्म होगा। जातिगत आंकड़ों की सत्यता को लेकर संशय उत्पन्न होगा। क्षेत्रवाद की नकारात्मकता, राजनीति की हवा होगी। देश की एकता, अखंडता, सद्भाव, भाईचारा आदि को नुकसान होगा। व्यक्तिगत तनाव, द्वंद्व, हिंसा, संघर्ष आदि में बढ़ोतरी की संभावना होती है। अब जाति आधारित आरक्षण कितना तर्कसंगत है? भारतीय समाज में सदियों से अपेक्षित वंचित सामाजिक हाशिए पर स्थित जातियों के कल्याण और विकास हेतु भारतीय संविधान के अंतर्गत एक सकारात्मक भेदभाव की नीति के तहत आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। इसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के प्रवर्तन के समय बनाई गई थी। आगे चलकर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन को भी यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु भारत सरकार के द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया और इन समितियों की सिफारिश के आधार पर पिछड़ेपन के मुख्य कारणों के रूप में कहीं न कहीं जाति को भी एक प्रमुख कारण मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करने में जाति को स्वीकार किए जाने की बात कही गई। समाज के स्तर पर कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। भारतीय संविधान यदि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यदि आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान करता है तो जातिगत आधार पर इन वर्गों में शामिल जातियों को आरक्षण मिलना विधि संगत है। तो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट ऑडियो सीरीज़ में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये ऑडियो सीरीज़ कैसी लगी। धन्यवाद।